वक्त में बिहार का दौरा करने जा रहे हैं जब राज्य में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इसलिए सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन का काम रुका नहीं। अब कोर्ट में बात नहीं बनी तो रैलियों में इसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तो इस मुद्दे पर पीएम मोदी की डिग्री को घसीट लाए। वोटर वेरिफिकेशन के दौरान जो कागज दिखाए जाने हैं उसे मोदी की डिग्री से कंपेयर करने लगे। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी कुछ दिन पहले तक मोदी की टीम में होकर और विदेश गए थे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने, वो बिहार चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी की डिग्री की बातें कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, गरीब से कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। अरे गरीब से कह रहे हैं कागज दिखाओ क्योंकि उसका वोटर कार्ड बनना है, उसका वोटर वेरिफिकेशन होना है। नरेंद्र मोदी का वोटर कार्ड क्या बिना वोटर वेरिफिकेशन के बन गया होगा? उन्होंने कागज नहीं सबमिट किए होंगे। कह रहे हैं गरीब कैसे आएगा कागज देने? गरीब वोट देने आएगा, कागज बनवाने नहीं आएगा। उसका हक है वोट देना, तो उसकी जिम्मेदारी भी है अपना वोटर आईडी जो है वो बनवाना और साबित करना कि भाई मैं वोटर हूं यहां का। अब आप खुद सोचिए कि कहां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, कहां वोटर की पहचान का मुद्दा, कैसे मतलब ओवैसी दोनों को जोड़ दिया अलग अलग बात को। डिग्री से एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय होती है, डिग्री देखकर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। वोटर कौन होगा ये दस्तावेजों से तय होगा। ये बात ओवैसी भी अच्छी तरह जानते हैं कि कागज दिखाए बिना सियासी माहौल तो बन जाएगा, लेकिन वोटिंग के दस्तावेज दिखाने होंगे, वोटिंग करनी है। इसलिए आप देखिए कि कल तक कागज न दिखाने की बात करने वाले ओवैसी आज कागज बनवाने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि चुनाव आयोग से बच भी जाएं तो नरेंद्र मोदी के घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये सब सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए ठीक है। मोदी जिस सफाई के मूड में है देश में, उसमें कागज दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए सुनिए अब मुसलमानों से ओवैसी क्या कह रहे हैं। तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। यानी कागज नहीं दिखाएंगे का नारा अब खत्म हो चुका। ओवैसी भी कह रहे हैं कि भैया कागज बना लो, ना तो वोट देने को मिलेगा, और अगर कोई कागज नहीं है, घुसपैठिए हो, तो बाहर भी जाना पड़ेगा। ये नया नॉर्मल है इस देश का। ओवैसी हो या तेजस्वी यादव या फिर बंगाल में ममता बनर्जी, सबको आग लगी है कि नरेंद्र मोदी कल बिहार और बंगाल पहुंच रहे। पहले वो बिहार जाएंगे, पिछले 6 महीने में उनका 5वां बिहार दौरा होगा। मोतिहारी में वो 7,196 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे पर 4 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा कल। अब पीएम मोदी के मोतिहारी आने के सियासी समीकरण को भी समझ लीजिए। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का दौरा कर रहे हैं। नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने इनमें से 9 जीती थी और 3 महागठबंधन के हिस्से आई थी। 12 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। पूर्वी चंपारण के आसपास सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के जिले आते हैं। ये वो इलाके हैं सारे जहां एनडीए का दबदबा है। पीएम मोदी के दौरे से करीब 38 सीटें कवर हो जाएंगी, और इसलिए नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार की पॉलिटिक्स में आग लगाए बैठा है। नरेंद्र मोदी की एंट्री ने बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी। बिहार में इस वक्त इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है कि वोटर लिस्ट के मामले को लेकर माहौल गर्म बना के रखा जाए।
इसलिए तेजस्वी यादव ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोपों की नई लिस्ट तैयार कर दी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अभी तो प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव आयोग को कैसे पता कि 35 लाख नाम कट जाएंगे। बुधवार को चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया था कि 35,69,000 लोग ऐसे हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया, साथ ही यह भी कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग पर करीब 15% वोटर्स के नाम काटने का दबाव है। तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात भी कह रहे हैं। एक बार तेजस्वी को सुनिए, फिर उनके दावों का सच भी बताता हूं। हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे। इंडिया अलायंस कब का खत्म हो गया? ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक होगी, जब जरूरत होती है लोग सट जाते हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा देता इस पे। लोकतंत्र तो था तब खत्म होता है जब आपके मन के हिसाब से फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता और आप उस पर भी बात करने से कतराने लगते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर एक भी नाम कटता है तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि उन्हें भी सारी डिटेल मिले, ताकि वो भी अपने लेवल पर इसको वेरीफाई करवा ले। अब पहली बात तो यह कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट साथ घूम रहा है बीएलओ के, तो उन्हें भी तो पता चलेगा कि किसका नाम कटा है किसका नहीं। आज ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जिन 35,69,000 लोगों के नाम हटेंगे उनकी जानकारी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष से शेयर की जा रही है। साथ ही राजनीतिक दलों के 1,50,000 बूथ लेवल एजेंट्स के साथ भी यह जानकारी साझा की जा रही है, ताकि संबंधित लोगों का एग्जैक्ट स्टेटस 25 जुलाई से पहले कंफर्म हो सके। और ये नाम हवा में नहीं हटेंगे। ऐसे नाम की पुष्टि के लिए ग्राउंड पर मौजूद बीएलओ 3-3 बार विजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव वेरीफाई करवा ही लेंगे तो फिर इतना बवाल क्यों? ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने दीजिए, फिर खुद से वेरीफाई करते रहिए। और सारा डेटा तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ऑनलाइन डाल देंगे। भाई ऑनलाइन डालिए, खटाखट डालिए कि फलाने का नाम है कि नहीं, बोलिए कि देखिए ये खड़ा है, साहब ने इसके पास सब डेटा है, आप नाम नहीं डाले हैं। चुनाव आयोग बोला ही है कि हम कर देंगे ठीक, कुछ गलती होगी तो। अपील करने का 1 महीने का मौका है, लेकिन नहीं, बवाल पहले कर देना है, बाद में चीज जो है वो अपने हिसाब से चलेगी। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का यह तर्क था कि इतने कम वक्त में वोटर वेरिफिकेशन का काम कैसे हो जाएगा। लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है वो सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर देगा। आप देखिए चुनाव आयोग ने क्या डेटा दिया है। ये ईसी का डेटा आपको दिखा रहा हूं। चुनाव आयोग का ये डेटा है बिहार को लेकर। ये बिहार का आपको बता रहा हूं, जो एसआईआर वहां पे चल रहा है। कुल वोटर कितना है? कुल वोटर बिहार के अंदर जो है वो है 7,90,00,000। 7,90,00,000 करीब, ठीक है। इसमें से फॉर्म कितने ने जमा किया? फॉर्म जमा किया कितनों ने? करीब 7,08,00,000 लोग फॉर्म जमा कर चुके हैं। 7,08,00,000। फॉर्म अपलोड कितने हुए? फॉर्म अपलोड हुए करीब 6,70,00,000। 6,70,00,000। और ये जो है भाई जिनके फॉर्म हैं वो बता रहा हूं, सब जमा किए हैं वो नहीं, किसी का भी घर वालों ने भी दिखाया। कितने बचे हैं अब आप देखिए, बचे हुए हैं कितनों का डेटा आना बचा है? 45 लाख, मात्र 45 लाख। अब आप बताइए, जो लोग कह रहे थे कि कैसे होगा, अभी 8 दिन बचा हुआ है। यानी टाइम को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे थे वो खुद ही खत्म हो गया मुद्दा। और यही चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई हम लगाए ना, हम कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जितना नंबर है बीएलओ का काम कर रहा है वो सफिशिएंट है 12 करोड़ का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो 8 करोड़ करना था।
चुनाव आयोग ने अपने डेटा में बताया कि 35,69,435 लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। यह कुल वोटर का 4.5% है। इन 35,69,000 लोगों में से जिनकी मृत्यु हो गई उनकी संख्या है 12,55,620। दूसरी जगह शिफ्ट हो गए 17,37,336। एक से ज्यादा जगह एनरोल्ड हैं 5,76,479। बिहार में वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाने से इंडी गठबंधन खुद ही फंस गया। लेकिन एक मुद्दा जो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा चैलेंज बन गया है, वो मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। क्योंकि आप देखिए कि आज भी बिहार में बेखौफ बदमाशों ने 3 हत्याकांड को अंजाम दिया है। राजधानी पटना से लेकर रोहतास तक जिस तरह से 3 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद से बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। सबसे सनसनीखेज वारदात राजधानी पटना में हुई। पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार पारस हॉस्पिटल में गोलियां चल गई। 5 अपराधी, आप देखिए ना, फिल्मी स्टाइल में भाई, स्लो मोशन में आप देख रहे हैं, आ रहे हैं अपना आराम से दंदनाते हुए अस्पताल में आए, कमरा नंबर 209 में घुसे, आईसीयू में भर्ती एक मरीज को गोलियों से भून डाला। हॉस्पिटल में देख रहे हैं, सब बंदूक लिया हुआ, अपना निकाला, घुसा, अंदर जाके मार दिया, बड़े आराम से फरार हो गए मार के। पूरी घटना 30 सेकंड में हो भी गई और वारदात को अंजाम देकर 5 शूटर वहां से चले गए। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 5 अपराधी आईसीयू में दाखिल होते दिखते हैं और फिर गोलियां चलाने के बाद फरार होते नजर आ रहे हैं। शूटर नंबर 1 हाथ में पिस्टल। अब ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई बिहार में ये चल क्या रहा है। इस वारदात में मरने वाले की पहचान बक्सर के चंदन मिश्रा के तौर पर हुई है। चंदन मिश्रा भी अपराधी हिस्ट्री शीटर था। वो बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे बक्सर के कारोबारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इलाज के लिए वो 1 महीने की पैरोल पर बाहर आया था और पारस अस्पताल में भर्ती था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, वो भी क्रिमिनल था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई आप खुले में जाके क्रिमिनल को मार के निकल लिए। ये देख रहे हैं कैसे जा रहा है टहलते हुए। तो लोग बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार के पुलिस अधिकारी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोग माथा पीट लें। एडीजी कुंदन कृष्णन कहने लगे कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं रहता। सुनिए एडीजी को। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। वाह एडीजी साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि इस समय किसान जो है उसके पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा मर्डर होते हैं। तो कल को आपका कोई मरा जाए तो आप जो है वो बस इसी बात को मान के चलिएगा कि भाई अभी तो किसान के पास काम नहीं होगा इसलिए वो मर्डर कर देगा। क्या बोल रहे हैं बॉस? सोच भी रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की क्या बोल रहे हैं वो? कह रहे हैं कि यूथ जो है वो सुपारी किलिंग कर रहा है। अरे तो रोकना आपका काम है ना बॉस। किसान को कह रहे हैं कि किसान के पास काम नहीं है इसलिए मर्डर हो रहा है, यूथ जो है सुपारी किलिंग कर रहा है। तो ये पुलिस रोकेगी कि खाली बता देगी कि इस वजह से हो रहा है? तो फिर छोड़ दीजिए, फिर पुलिस किस लिए है? मर्डर पे मर्डर हो रहा है, कह रहे हैं किसान खाली बैठा है इसलिए ये सब हो रहा है। गजब है भाई। पटना में हुए सनसनीखेज मर्डर पर जमकर सियासत भी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। हत्याकांड के बाद पप्पू यादव पारस अस्पताल पहुंच गए। पप्पू यादव अस्पताल के अंदर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पप्पू यादव और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की बहस भी हुई जिसके बाद पप्पू यादव प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है? गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो।
बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब एनडीए के अपने सहयोगी भी बोल रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। रोज हत्याएं